अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू एलिमेंटल स्टूडियोज इंटरव्यू सीरीज की नेक्स्ट एपिसोड के साथ मैं हूँ एक दफ़ा फिर आपकी होस्ट हिमरा अली। और आज हमारे साथ एज गेस्ट एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद हैं जिनके बगैर हमारे वेब सीरीज जो है उसका कोई भी एपिसोड कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता। हमारे जो डायलॉग्स हैं वो उस वक्त तक अधूरे होते हैं जब तक उनकी डिस्क्रिप्शन या जो कुछ भी बैकग्राउंड में परफॉर्म हो रहा है एक साइटेड पर्सन के लिए तो ऑब्वियसली जो साइटेड होते हैं वो इन चीज़ों को विजुअलाइज कर लेते हैं तो उनको डिस्क्रिप्शन की नीड नहीं होती। लेकिन चूंकि हम ऑडियो ड्रामास बनाते हैं और उन ड्रामास में रिलेटिविटी पैदा करने के लिए फिजिकल डिस्क्रिप्शंस देने की बहुत नीड होती है। सो वो काम कौन करता है ये आप सब लोग गेस कर चुके होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नैरेटर की। हमारा आज ये जो इंटरव्यू है ये नैरेटर के साथ है। हमारे साथ आज नैरेटर मौजूद हैं। सो बढ़ते हैं हम इनकी जानिब। ग्रीटिंग सर, आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम फ्रॉम माय साइड टू एलिमेंटल स्टूडियोज। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जिस किसी को भी जो कुछ भी मंजूर हो और जिस किसी टाइम जोन में आप ये इंटरव्यू सुन रहे हो, बहुत बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल मैं ठीक ठाक हूँ और उम्मीद ये करूँगा कि जो एलिमेंटल स्टूडियोज़ के सभी जो लोग हैं वो बिल्कुल बखैर आफियत से होंगे। बिल्कुल सर, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। सो आपसे आज हमने बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछने हैं। आर यू रेडी फॉर दैट? जी बिल्कुल कोशिश करेंगे आपके इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और आपके खौफनाक क्वेश्चंस दोनों का सामना करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो इंटरव्यूज फॉलो कर रहे हैं आप? जी कुछ हद तक। मैं बहुत ज़्यादा एक्चुअली नहीं फॉलो कर पाता क्योंकि मेरी ड्यूटीज़ बिजी शेड्यूल इतना होता है कि इतना ज़्यादा मैं नहीं फॉलो कर पाता। कुछ हद तक फॉलो मैंने ज़रूर किए हैं। ऑल राइट, तो आपने कहा कि आपका स्केड्यूल इतना टफ होता है। यही मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन भी था कि कुछ हमें थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या क्या आपके एरियाज ऑफ इंटरेस्ट हैं? बिल्कुल, आप सभी मुझे नरेटर के नाम से जानते हैं और मेरा नाम है पुनीत सोनी और मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ, पंजाब से। और मैं इंडिया के गवर्नमेंट स्कूल डिपार्टमेंट जवाहर नवोदय विद्यालय में म्यूज़िक टीचर के तौर पर काम कर रहा हूँ। और अगर इंटरेस्ट की आप बात करें तो पोइट्री करना, पढ़ना, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना, सिंगिंग और घूमना फिरना, ये मेरे शौक हैं। ऑल राइट, सो पोइट्री किस लैंग्वेज में? हिंदी में। ओके, और आपके फेवरेट पोइट कौन है? जो लोग हिंदी लिटरेचर को पढ़ते हैं, हिंदी के जो मेरे पोइट हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। और उर्दू के शायरों की अगर बात करें, ऐसा नहीं है कि मैं उर्दू नहीं पढ़ता, उर्दू मैं बहुत शौक से पढ़ता हूँ और गज़ल की भी थोड़ी बहुत समझ रखता हूँ, उर्दू पोइट्री की बहुत ज़्यादा नहीं। तो उर्दू शायरों में अगर मैं बात करूँ तो मेरे फेवरेट हैं मीर तकी मीर। ओके, सो इतनी सारी हॉबीज में वॉइस एक्टिंग का शौक आपको कब से और कैसे हुआ? ये शौक मुझे बचपन से है। स्कूल के ज़माने से ही मैं स्कूल प्लेज में पार्टिसिपेट किया करता था। और यूं भी जब हम पोएट्री करते हैं, पोएम रेसिटेशन करते हैं और या फिर डेक्लेमेशंस या डिबेट्स, इस तरह के कंपटीशंस में पार्टिसिपेट करना शुरू करते हैं बचपन से ही, तो वॉइस मॉड्यूलेशन अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस करें तो खुद ब खुद आ जाती है। और जब ये चीज़ खुद ब खुद आ जाती है ना तो धीरे धीरे फिर ये शौक भी बन जाती है। और अब ये मेरा शौक नहीं है, ये मेरा पैशन है। ऑल राइट, सो आपने बचपन के कुछ प्लेस का तज़किरा किया, तो उन प्लेस में आपने किस टाइप के कैरेक्टर्स परफॉर्म किए थे? साइड रोल्स थे, मेन कैरेक्टर्स थे? दोनों तरह के साइड रोल्स भी होते थे, मेन रोल्स भी होते थे। समटाइम्स इसी तरह के नरेटर्स के किरदार में भी मैं पार्टिसिपेट किया करता था। सो हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है अबिस ऑफ इविल का, ये आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट नहीं था? मतलब मैं ऑडियो के हवाले से पूछ रही हूँ। नहीं। इससे पहले आप और भी किसी ऑडियो ड्रामा में या वेब सीरीज में काम कर चुके हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि रेडियो उड़ान से वाबस्ता हूं इंडिया में। और रेडियो उड़ान रेगुलरली इस तरह के प्लेज बनाता रहता है, ऑडियो ड्रामास भी, और हम लाइव भी प्लेज करवाया करते हैं डिफरेंट लोकेशंस में।
तो उन प्लेज में ज्यादातर जो मेरा रोल होता है वो वॉइस एंकर का होता है, ज्यादातर। वैसे आपकी जो वॉइस है वो एंकर एज न्यूज़ एंकर जो एक रोल है उस पे बहुत ज़्यादा सूट करेगी न्यूज़ एंकर के तौर पे अगर आप। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओके, सो इस प्रोजेक्ट में अबिस ऑफ इविल में नरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको कैसे मिली? मैंने बेसिकली ऑडिशंस दिए थे, 2-3 कैरेक्टर्स मुझे दिए गए थे। मुझे आज भी याद है, एक नरेटर से पहले मुझे एक तो जस्टन के कुछ डायलॉग्स दिए गए थे, पुलिस ऑफिसर जस्टन के, और एक मैक्स ऑस्टन के। ये 2 डायलॉग्स मुझे दिए गए थे जिनकी रिकॉर्डिंग्स करके मैंने दी थी। तब गार्डियन ने ये कहा था कि आपकी वॉइस जो है वो नरेटर के लिए ज़्यादा सूटेबल लग रही है, तो आप इसका भी एक बार ऑडिशन दें। तब मैंने दिया था नरेटर के लिए ऑडिशन, और उसके बाद फिर मैं चलता चला गया आपके साथ। ओके, जस्ट क्लैरिटी, गार्डियन हमारे एलेमेंटल स्टूडियोज के फाउंडर यानी कि हेरल्ड या हमजा भाई का एक और नेम है जिससे उनको बहुत सारे लोग जानते हैं। यस, ये नेम जो निक नेम है उनका हमारे लिए, जिसे हम उन्हें प्यार से बुलाते हैं। अब मैं आपसे कुछ वेब सीरीज से रिलेटेड थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चंस कह लें या वेब सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपसे पूछने लगी हूँ। सो सीजन 1 और सीजन 2 में एज नरेटर, क्योंकि हर एपिसोड में आपने अपनी नरेशन दी है, अपना इनपुट दिया है, तो आपकी फेवरेट सिचुएशंस कौन कौन सी थी? सीजन 2 की अगर मैं बात करूं तो मेरी जो फेवरेट सिचुएशन थी, इनमें एक थी पर्सियस की मौत मर्क्यूरियस के हाथों, और फिर उसके बाद जो हेरल्ड और मर्क्यूरियस की लड़ाई होती है वो, और इसके अलावा एक थी जब जेनिफर ने कोशिश की थी हेरल्ड का ब्लड हासिल करने की। उस वक्त जो जेनिफर की जो मेंटल कंडीशन थी वो बहुत अच्छे तरीके से वेब सीरीज में पेश की गई थी, जिसे देखने में, मुझे सुनने में बहुत मजा आया था। और इससे पहले सीजन 1 की अगर मैं बात करूं तो उसमें जो फर्स्ट एपिसोड में ही मैक्स ऑस्टन और हेरल्ड और एमिली की जुदाई बहुत ज्यादा एक दुख का माहौल पैदा कर दिया था उस सीन ने मेरे दिल में भी, और वो उस सिचुएशन को मैं कभी नहीं भूल सकता। और ख्वाजा खान जिन्होंने इस किरदार को निभाया था, उन्होंने ये रोल अदा भी बहुत अच्छे तरीके से किया था। बाकी सारी सिचुएशंस के फेवरेट सिचुएशन होने का रीजन तो समझ में आता है, लेकिन पर्सियस की मौत कैसे आपकी फेवरेट सिचुएशन बनी? दैट वाज पेनफुल। अगर आप देखें ना कि 3 सिचुएशंस मैंने बताई हैं और तीनों पेनफुल हैं, और मैं एक्चुअली इस तरह की सिचुएशंस को एंजॉय नहीं करता हूँ। मैं सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ समटाइम। देखिए, पर्सियस की जो मौत थी, पर्सियस की मौत हुई क्यों मर्क्यूरियस के हाथों? वो सिर्फ इसलिए कि उसने पावर का लालच किया। उसने अपने दोस्तों से खुद को इसलिए अलग कर लिया कि उसे जेलसी फील हुई। उसे लगा कि मेरे दोस्त मेरे साथ मुझे कमतर आंक रहे हैं, तो वो मर्क्यूरियस की तरफ चला गया पावर के लालच में, और जिसकी सजा उसे मिली। ओके, सो हम ये देखते हैं कि नरेटर की जो लाइंस हैं वो हर एपिसोड में बहुत ज़्यादा होती हैं। क्या कभी इस चीज़ ने आपको अनॉय किया हो और आपने सोचा हो कि बस भाई बहुत हो गया, बस अब और काम नहीं करना, मैं जा रहा हूँ सबको छोड़ के? नहीं, अनॉय कभी नहीं किया, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली थी, तो अनॉय होने का तो मतलब ही नहीं बनता। लेकिन कभी डिफिकल्टी हुई हो रिकॉर्ड करने में, कभी वर्कलोड ज़्यादा है? ऑब्वियसली इंसान एक सोशल एनिमल है, और तो कई बार होता है कि आप किसी प्रोग्राम में चले गए हैं। कई बार गार्डियन हमारे सर्वर पे टीम टॉक पे आया करता था, और 2-2 हफ्ते मैंने रिकॉर्डिंग लेट दी है अपनी बिजीनेस की वजह से। ये तो होता था। ओके, सो आपको नरेशन में सबसे मुश्किल एपिसोड और सबसे मुश्किल सीन कौन सा लगा? आपको लगा हो कि भाई इसकी नरेशन तो बहुत मुश्किल है, बहुत एक्सप्रेसिव हो के या पूरी फील के साथ नरेशन करनी पड़ेगी? ईमानदारी से बताऊं, कोई भी नहीं। ये क्या था? ये सच्चाई थी। आप पूछ लें क्यों? वो इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया कि नरेशन और वॉइस मॉड्यूलेशन मेरा पैशन है, और जितने भी सीन्स आते थे, पहले मैं हर सीन को खुद पढ़ता था। उस सीन को पढ़ के उसको अपने मन में बिठा लेता था कि इसके एक्सप्रेशंस ये होंगे, जिसकी वजह से जब मैं उसे रिकॉर्ड करता था तो मुझे इस तरह की डिफिकल्टी नहीं थी होती। हाँ, टेक्स हो जाते थे,
कि कई बार मैं, क्योंकि मैंने कोई भी सीन लिखा नहीं, जैसा नोटपैड हमजा ने दिया उसी से पढ़ पढ़ के मैं रिकॉर्ड करता था। तो टेक्स होते थे, लेकिन एक्सप्रेशंस के मामले में या कोई ऐसी डिफिकल्टी कि ये मैं कैसे करूं या फिर मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, इस तरह का मेरे साथ भगवान की दया से कभी नहीं हुआ। वैसे ये हमारे जो लिसनर्स हैं जो कि इन फ्यूचर वॉइस एक्टिंग में खुद को मनवाना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री में अपने जौहर दिखाना चाहते हैं, अपना टैलेंट शो करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही कीमती, बहुत गोल्डन टिप है कि किसी भी सीन में अपना बेस्ट देने के लिए या आप कहते हैं कि मतलब एक्टिंग जो है वो मेरी कैसी होगी कि मेरी एक्टिंग बेस्ट एक्टिंग हो, तो उसका यही वे होता है, बेस्ट वे यही होता है कि आप उस सीन में इन्वॉल्व हो जाएं और खुद को इमेजिन करें कि अगर रियल लाइफ में ऐसी सिचुएशन हुई होती और मेरा यही रोल होता जो कि इस सीन में है, तो मैं किस तरह परफॉर्म करती या किस तरह परफॉर्म करता। तो ये हमारी एक्टिंग के लिए बेस्ट हो जाता है। एग्जैक्टली। ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग क्या कभी ऐसा हुआ कि फैंटम का कोई सीन देखकर आप इतने एक्साइटेड हो गए हो या किसी ट्रैजिक सीन ने आपको इतना ज़्यादा इमोशनल कर दिया हो कि आपने सोचा हो कि बस अब मुझे भी कुछ करना है, आई वॉन्ट टू प्ले माई पार्ट, अब मुझे इसमें जाना है वेब सीरीज में, बस किसी तरह मैं बीच में कूद जाऊं और मैं कुछ कर दूं? ऑफ कोर्स सीजन 2 में आखिरी के एपिसोड्स में फैंटम की तकरीबन हो चुकी मौत। ओके, सो उस पे अगर आप कुछ करते तो आप क्या करते? मैं खुद फैंटम बन जाता अगर मेरे बस में होता तो। और उस पुराने वाले बेचारे फैंटम का क्या होता? उसे तो बचा ही लिया था ना मेलकम ने। इतने में कुछ तो करता। ओके, अब मैं कुछ कैरेक्टर्स के, कुछ लोगों के नाम लूंगी और आपने इनके बारे में एक एक सेंटेंस जो भी आपके माइंड में आए फौरन से क्विकली कहना है, ठीक है? ओके। डायना। हिंदी में हम कहते हैं स्वार्थी, पावर की ललक में कुछ भी करने को तैयार। जेनिफर। लवली। मर्क्यूरियस। बद से बदतर। एमिली। केयरिंग मदर। एंथनी। अ गुड फ्रेंड ऑफ मैक्स ऑस्टन। पर्सियस। पावर के लालची। हेरल्ड। जोकर। मैक्स। एक बदकिस्मत बाप जो अपने बच्चे के लिए कुछ ना कर सका। ओके, अब मेरा आपसे एक थोड़ा सा इमेजिनरी क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा, कि अगर आपके सिटी में कभी कोई सुपर हीरो आ जाए तो आप क्या करेंगे? ऑफ कोर्स मेरी कोशिश होगी कि पहले मैं उससे मिलूं और मैं उसे कहूं कि जो उसके पास पावर्स हैं उसका आधा हिस्सा मुझे दे दे। और अगर वो इस चीज़ से अग्री ना हुआ और अगर इस चीज़ ने उसको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव कर दिया, बहुत ज़्यादा अगर वो ऑफेंड हो गया, फिर? अगर वो हीरो है तो वो ऑफेंड हो नहीं सकता, ऑफेंड तो विलन होते हैं। नहीं है, आप एक बंदे से उसकी हाफ पावर्स मांग रहे हैं तो फिर इस बात पे उसको गुस्सा भी ना आए? गुस्सा क्यों आएगा, ज्यादा से ज्यादा मना कर देगा, गला तो नहीं काटेगा ना। इमोशनल और ट्रैजिक सीन की रिकॉर्डिंग करते हुए आपकी अपनी फीलिंग्स क्या होती थी? मैंने आपको पहले ही बताया कि जब मैं सीन रिकॉर्ड करता था तो पहले मैं उसे खुद पढ़ता था और मुझे सीरियसली ऐसा लगता था कि सीन में खुद हूँ। मिसाल के तौर पर जब एमिली की मौत हुई तो हेरल्ड उसकी डेड बॉडी को लेके खड़ा हुआ था जेनिफर के साथ, तो मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था कि जैसे ये सब कुछ मेरे सामने हो रहा है और मैं सब देख रहा हूँ। एज एन ऑब्जर्वर कुछ लोग हैं जिनका आपने कैरेक्टर फ्लॉ बताना है, यानी कि इनकी सबसे बड़ी कमी इनकी पर्सनालिटी में जो कि इनके लिए बाद में नुकसान का बाइस बनती है, ठीक है? सो सबसे पहले आपने बताना है हेरल्ड का सबसे बड़ा कैरेक्टर फ्लॉ। हेरल्ड का कैरेक्टर फ्लॉ कि वो अपने इमोशंस को जाहिर नहीं कर पाता, जिसके लिए बाद में उसे बहुत सी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है और जब तक वो इमोशंस जाहिर करता है बहुत देर हो चुकी होती है। ऑल राइट, एमिली? एमिली बहुत केयरिंग मदर है, बट कहीं ना कहीं अपनी केयरिंग के चक्कर में वो अपने बेटे को कमजोर करने की कोशिश करती है। वो उसकी बहुत परवाह करती है लेकिन वो उसकी एबिलिटीज को नहीं समझ पाती जो उसे मिली है, जिसकी वजह से बाद में आगे चलकर उसका बेटा परेशानी में पड़ जाता है और कहीं ना कहीं वो बगावत करने पर उतारू हो जाता है। हालांकि डायरेक्टली नहीं, लेकिन जब वो खुद ब खुद इस तरह छुप छुप के दुनिया की मदद करना शुरू कर देता है तो वो कहीं ना कहीं बगावत ही होगी ना, और बाद में उसकी मदर को भी फिर उसके सामने सर झुकाना ही पड़ता है कि ठीक है जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। ओके। जेनिफर? जेनिफर बहुत प्यारी है, हेरल्ड को बहुत प्यार करती है लेकिन ओवर इमोशनल है।
ऑलराइट, जेनिफर डायना की डॉटर है, बट आपकी ओपिनियन में इन दोनों की नेचर में इतना बड़ा डिफरेंस कैसे? समटाइम आप जिन लोगों के साथ रहते हैं या जिस तरह के कामों में आप अपनी शमूलियत अख्तियार करते हैं, उनका भी बहुत असर पड़ता है किसी इंसान की पर्सनालिटी के ऊपर। डायना जो है वो एक ऐसी साइंटिस्ट है जो हर हाल में पावर चाहती है। जेनिफर अभी एक स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी में एक वो रह रही है और ऊपर से वो अकेली रह रही है, तो उसे हर चीज को अपने तरीके से डिस्कवर करने का भरपूर मौका मिल रहा है। इस वजह से वो काफी हद तक खुद को डायना से अलग कर लेती है, ऐसा मेरा मानना है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती तो आप स्टोरी में क्या चेंजेस करते? मुझे नहीं लगता कि कोई चेंजेस की जरूरत थी, क्योंकि स्टोरी बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन की है। ऑडियंस की तरफ से एक क्वेश्चन है और हमारे ऑडियंस ने कहा है कि ये क्वेश्चन हमने सबसे पूछना है जितने भी गेस्ट हमारे पास आए। सो आपका फेवरेट वॉइस एक्टर या वॉइस एक्ट्रेस कौन है, और क्या वही आपका फेवरेट कैरेक्टर भी है इस वेब सीरीज में? फेवरेट वॉइस एक्टर की अगर मैं बात करूं तो पुराना वाला जस्टिन, और वॉइस एक्ट्रेस जेनिफर। और फेवरेट कैरेक्टर्स मेरा पर्सियस और वॉइस एक्ट्रेस जेनिफर। सीरीज की प्रोडक्शन पर कोई कमेंट करेंगे? ये कोशिश बहुत अच्छी की थी एलिमेंटल स्टूडियो ने। आई थिंक फर्स्ट टाइम एक फिक्शन टॉपिक को लेकर के एक ऐसी वेब सीरीज बनाना, दैट वाज अमेजिंग। बहुत अच्छी कोशिश थी और मुझे खुशी इस बात की हुई कि मैं भी इसका हिस्सा था। जब सबसे पहले इस वेब सीरीज के एक वेब सीरीज में शामिल ना हो सके एक्टर ने हमें बताया था कि वेब सीरीज इस तरह लॉन्च होने वाली है, जिसकी ऑडिशंस जारी हैं, तो हमने सोचा पता नहीं क्या होगा। लेकिन फिर मैंने भी और जो आर्टर हैं वेब सीरीज के कैरेक्टर जान ज़ेब, हमने कहा कि चलें ठीक है, ऑडिशन देते हैं तो देखेंगे कैसे होता है, किस तरह की स्टोरी बनती है। अगर अच्छा लगा तो पार्टिसिपेट करेंगे, वरना छोड़ देंगे। तो एक बार हमने ऑडिशन दिया तो हमें सेलेक्ट कर लिया गया हमारे रोल्स के लिए। फिर जैसे जैसे हम एपिसोड्स में पार्टिसिपेट करते गए, फ्रैंकली स्पीकिंग हमें मज़ा आने लगा। और ईमानदारी की बात ये कि पूरी वेब सीरीज मैंने बैठ करके देखी और एक एक सीन को बहुत ध्यान से देखा। वो बात अलग है, कोई सीन मुझे हंसा नहीं सका पूरी वेब सीरीज में, लेकिन बहुत मज़ा आया। अगर कास्टिंग आपके हाथ में होती तो आप खुद को कौन सा रोल देते? अगर कास्टिंग मेरे हाथ में होती तो मैं इस बारे में सोचता ही नहीं, क्योंकि मुझे जो रोल दिया गया वो बहुत अच्छा दिया गया। ओके, स्टाफ के साथ इंटरेक्शन पर कुछ कहना चाहेंगे? स्टाफ इंटरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो प्रशांत, सोम सोलंकी और हमजा के साथ तो इंटरेक्शन होती रहती है। वेब सीरीज के दौरान भी होती थी, पहले भी होती थी और अब भी होती है। और इनमें प्रशांत तो हमारा छोटा अंकल है, और बाकी दो के साथ भी अच्छा मजाक होता रहता है और एक दूसरे से बातचीत होती रहती है। फ्यूचर में एलिमेंटल स्टूडियोज के साथ अगर आपको कोई और प्रोजेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिले तो क्या आप इसे अवेल करना चाहेंगे? बिल्कुल करना चाहेंगे। इस वेब सीरीज में काम करके मुझे इतना मजा आया है कि मैं तो हमजा को ये कहूँगा कि आगे जो कोई भी नया प्रोजेक्ट लॉन्च करे, कोई वेब सीरीज, कोई भी दूसरी स्टोरीज या कोई ड्रामा, ऑडियो ड्रामा लॉन्च करें तो मुझे याद जरूर रखें। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले कि आप मर्क्यूरियस का गैंग ज्वाइन करें या फिर आप हेरल्ड की फोर्स में आ जाएं, तो फिर आप क्या चूज करेंगे, क्या प्रेफर करेंगे? नहीं, मैं मर्क्यूरियस की तरफ तो नहीं जाऊंगा भाई, क्योंकि मैं सच पसंद आदमी हूँ। ऑन अ सीरियस नोट, ठीक है जी, बड़ा सीरियस आंसर है कि जनाब जो है वो मर्क्यूरियस की तरफ नहीं जाएंगे। हमारा ये इंटरव्यू एंडिंग की तरफ है, हमारे ऑडियंस के लिए कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहेंगे। ऑडियंस, ज्यादा से ज्यादा लोग एलिमेंटल स्टूडियोज को सब्सक्राइब करें और करवाएं भी चैनल को, और वेब सीरीज को एंजॉय करें, और जितने प्रोजेक्ट्स एलिमेंटल स्टूडियोज की तरफ से लॉन्च किए जाते हैं उन्हें एंजॉय करें और अपना फीडबैक जरूर दिया करें, क्योंकि आपका जो फीडबैक होता है वो हमारे लिए इंस्पिरेशन का काम करता है। आपके फीडबैक से हमें मोटिवेशन मिलती है, नए नए इनोवेशंस आते हैं, और उसी की वजह से हम लोग इतना काम कर पाते हैं। ट्रू, बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे ऑडियंस का फीडबैक हमारे लिए कितना मैटर करता है ये तो प्रीवियस इंटरव्यूज में भी हम बता चुके हैं। और
इसी के साथ-साथ हम इंटरव्यू की एंडिंग की तरफ बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस सर पुनीत। मैंने पर्सनली इस इंटरव्यू को बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया, मुझे बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच कि आपने अपने बिज़ी स्केड्यूल में से हमारे लिए, हमारे ऑडियंस के लिए टाइम निकाला। इंशाल्लाह इस इंटरव्यू सीरीज़ की नेक्स्ट किसी और एपिसोड में किसी और इंटरेस्टिंग से गेस्ट और बहुत ही मज़े-मज़े के क्वेश्चंस के साथ मैं आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे यानी अपनी होस्ट हिमरा अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।